जो कि भारत की आबादी का लगभग आधा हिस्सा है। इस बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले बहुत सारी जगह एक शर्त को देखते हैं कि जेंडर और सेक्स, इसमें हमें डिस्टिंक्शन करना है या क्या डिफरेंस है जेंडर और सेक्स। हम इन शब्दों को बहुतायत यूज भी करते हैं, उपयोग करते हैं, लेकिन क्या टर्मिनोलॉजी है इन शब्दों की, इसके बारे में हमें जानना पहले बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। जेंडर जेंडर रिफ्लेक्ट कल्चरली एंड सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल्स, अर्थात जेंडर को हम महिलाओं की या उनके उत्तरदायित्वों की चर्चा, उत्तरदायित्व की अगर हम बात करें, जैसे हमारे समाज में महिलाएं माता के रूप में देखी जाती है, बहन के रूप में देखी जाती है, पत्नी के रूप में देखी जाती है, या दादी के रूप में देखी जाती है। और प्रत्येक महिला का कुछ न कुछ एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या कुछ न कुछ उत्तरदायित्व होता है। तो इनके रिलेशंस और इनके एक्सेप्टेशंस ऑफ वुमेन एंड मेंस, बॉयज एंड गर्ल्स, इसे हम जेंडर की कैटेगरी में रख सकते हैं। अर्थात हम यहाँ पर उनके निर्धारण करते हैं। जबकि हम अगर सेक्स की बात करें, तो सेक्स इज अ बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल्स, अर्थात यह एक बायोलॉजिकल डिफरेंस है महिलाओं और पुरुषों में। इट्स रेफर टू फिजिकल एट्रीब्यूट्स, जो कि फिजिकल एट्रीब्यूट्स को रेफर करता है, और यह संपूर्ण विश्व में महिला और पुरुष के रूप में जाना जाता है। तो यह डिफरेंस है जेंडर और सेक्स। जहाँ जेंडर किसी महिला का उत्तरदायित्व को या उत्तरदायित्व का हमें बोध कराता है, वहीं सेक्स वह केवल एक तरह का लिंग भेद है, महिला या पुरुष में। हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति वर्तमान में क्या है, या एक शिशु जो पैदा होता है, शिशु से लेकर वो प्रौढ़ावस्था, अधेड़ावस्था या वृद्धावस्था तक पहुंचता है, इस संपूर्ण जीवन काल में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है या बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब एक शिशु होता है 0 से 1 ईयर का, तो इन्फेटिसाइड, इन्फेंट मोर्टालिटी, डिस्क्रिमिनेशन इन ब्रेस्ट फीडिंग, हेल्थ केयर, ये सारा डिस्क्रिमिनेशन हमें पुरुष और महिला, या कह सकते हैं कि मेल और फीमेल में हमें देखने को मिलता है। चाइल्ड 0 से 10 साल तक तो हमें चाइल्ड मोर्टालिटी, अर्थात शिशु मृत्यु दर या बाल मृत्यु दर, माल न्यूट्रिशियन, पोलियो, एनीमिया, आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स, स्कूल ड्रॉप आउट, चाइल्ड लेबर, डिस्क्रिमिनेशन इन फूड, हेल्थ केयर, चाइल्ड अब्यूज, ये सारी चीजें एक समाज में महिलाओं को देखनी पड़ती है। हम बात करें अगर किशोरावस्था की, तो किशोरावस्था में हमें माल न्यूट्रिशियन, अनीमिया, चाइल्ड मैरिज या चाइल्ड लेबर, स्कूल ड्रॉप आउट, HIV या एड्स ट्रैफिकिंग, कमर्शियल सेक्स वर्कर इत्यादि भी हमें समाज में देखने को मिलता है। और जब बात करें हम एडल्ट वुमेन की, तो सर्वाधिक समस्याएं हमें यहीं पर देखने को मिलती है, या डिस्क्रिमिनेशन जो हमें देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा वो यहीं पर मिलता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लाइक दिस डोमेस्टिक वायलेंस, रेप, ट्रैफिकिंग, कमर्शियल सेक्स वर्कर, अबॉर्शंस, HIV एड्स डिस्पर्शन, एनीमिया या अनपेड फार्म वर्क, लेक ऑफ असेस्ट बेस, बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अनपेड फार्म वर्क यानी कि महिलाओं को बहुत सारे काम ऐसे करने पड़ते हैं जिनके बदले में उन्हें कोई भुगतान प्राप्त नहीं होता है। या लेक ऑफ एसेट बेस, हमारा समाज देखा जाए तो पितृसत्तात्मक परिवार है, महिलाओं को उसमें कह सकते हैं कि वसीयत में कहीं कोई हिस्सा नहीं मिलता है। इसके बाद हम बात करें महिला एक अगर पत्नी के रूप में जब होती है, तो उस पर डोमेस्टिक वायलेंस या डोअरी हेरासमेंट, दहेज प्रताड़ना का उन पर केस लगता है। सती, हालांकि ये प्रथा लगभग लगभग बंद हो चुकी है। पोलीगेमी, डिसर्शन, डाइवोर्स, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर महिलाओं के रूप में देखने को मिलती है। अगर वो वर्कर है, तो सेक्सुअल अब्यूज एट वर्क प्लेस, वेज डिस्क्रिमिनेशन, अर्थात महिला और पुरुषों में आज भी ग्रामीण क्षेत्र में अगर देखे जाए
या लेबर फोर्स में हम देखें तो महिलाओं पुरुषों की तुलना में कम वेज प्राप्त होता है इन एम्प्लॉयमेंट। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, लैक ऑफ सपोर्ट फैसिलिटी, एब्सेंस ऑफ वुमेन फ्रेंडली टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। या प्रेगनेंसी पीरियड की हम बात करें तो मैटरनल मोर्टिलिटी, आज भी हमारे यहाँ पर मैटरनल मोर्टिलिटी एक बहुत बड़ी संकट है। एनीमिया, अनसेफ डिलीवरी, अर्ली एंड फ्रिक्वेंटली डिलीवरीज या अंडर न्यूट्रिशन। और अगर महिला जब वृद्ध हो जाती है, ओल्ड हो जाती है, इल हेल्थ, विडोहुड, इनसिक्योरिटी, डिस्टिट्यूशन एंड बेगिंग। कई बार हम मंदिर के सामने से गुजरते हैं तो बहुत सारी वृद्ध महिलाओं को हम भीख मांगते हुए देखते हैं। तो इतनी सारी समस्याएं हमारे समाज में महिलाओं के समक्ष है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले बजट की, कि बजट क्या है। जैसे रिसेंट हमारा बजट आ चुका है, मतलब मगर जो लेखा होता है उसको हम बजट कहते हैं। इसमें हम पूरे के लिए कि किस योजना पर हमें कितना व्यय करना है, कहाँ से आय प्राप्त होगी। वैसे आप सब बजट के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारा मेन फोकस है जेंडर बजट। क्या है जेंडर बजट? जेंडर बजट एक रणनीति है, या हम जिसको कह सकते हैं कि एक स्ट्रेटजी है जिसका उपयोग सरकारों द्वारा बजटरी नीतियों और आवंटन, अर्थात सरकार द्वारा जितनी भी बजट संबंधी नीतियां बनाई जाती है, जितना भी एलोकेशन किया जाता है, वह एक जेंडर विशेष स्पेसिफाई वुमेन्स पर प्रभाव डालता हो। अर्थात साधारण शब्दों में कहें हमें तो जेंडर रिस्पेसिव बजट महिलाओं के मामलों में समर्पित कार्यक्रमों के लिए धन का आवंटन करता है। और यह केवल धन का ही आवंटन नहीं करता है, बल्कि बजट के लिए एक दृष्टिकोण है जो पुरुषों और महिलाओं पर बजट के विभेदित प्रभावों को पहचानता है। बजट तैयार करने के लिए नीति और दिशा निर्देशों और नियमों उपकरणों का उपयोग किया जाता है। साथ ही लैंगिक असमानताओं को कम करने के साथ महिलाओं की जरूरत के प्रति अधिक संवेदनशीलता बजट प्रक्रिया है, जिसे हम जेंडर बजट कहते हैं। जेंडर बजट उस लक्ष्य को सुनिश्चित करता है कि महिलाएं भी हमारे समाज में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। अर्थात महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में या महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में जब संसाधनों का आवंटन किया जाता है तो उसे हम जेंडर बजट कहते हैं। देखा जाए तो जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट, हम इसको जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट भी कहते हैं। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि फिजिकल एक्सपेंडिचर या फिजिकल एक्सपेंडिचर इसको हम कहते हैं, जेंडर पर्सपेक्टिव एंड प्रोटेस्ट फंड फॉर द जेंडर स्पेसिफिक आउटकम। अर्थात यहाँ पर हम एक शब्द को देखते हैं, फेसिस्ट जेंडर इनइक्वालिटी। अर्थात एक तरह की जिद्दी, फेसिस्ट को हम कह सकते हैं कि एक तरह की जिद्दी इनइक्वालिटी हमारे समाज में है, असमानता हमारे समाज में है, और उसको हटाने के लिए, उसको तोड़ने के लिए हमें जेंडर बजटिंग की आवश्यकता पड़ती है। जेंडर बजटिंग इज अ पावरफुल टूल। यह एक बहुत महत्वपूर्ण टूल है, या महत्वपूर्ण हम इसको हथियार कह सकते हैं, जो कि महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने की दिशा में या डेवलपमेंट की दिशा में, या हम कहें कि महिलाओं को कंधे से कंधा मिलाकर चलने की दिशा में, या हम इसको कह सकते हैं कि महिलाओं को भी उतने ही अधिकार प्राप्त होना चाहिए जितने कि पुरुषों को, उस दिशा में एक कदम होता है। यह इम्पैक्ट डालता है मैन और वुमेन पर डिफरेंटली। अर्थात हम जेंडर बजट, इसके पैटर्न और रिसोर्स अलोकेशन की ओर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं कि जेंडर बजट स्टार्ट कब हुआ था। जैसे विश्व के परिप्रेक्ष्य में हम देखें कि हम जेंडर बजट के इतिहास के बारे में अगर हम बात करें तो यह सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च हुआ था। सबसे पहले यह कॉन्सेप्ट जो है
ऑस्ट्रेलिया लेकर आया था जेंडर बजट का। धीरे 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 विश्व के कई देशों ने इसको अपनाया है, क्योंकि इसके माध्यम से न केवल महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है, बल्कि आर्थिक विकास में महिलाओं की भागीदारी को भी बढ़ावा मिलता है। तो जेंडर बजट मोस्टली तो ऑस्ट्रेलिया द्वारा लॉन्च किया गया था, लेकिन भारत में यह इंट्रोड्यूस हुआ था 2001 के यूनियन बजट में। और इसको जो लॉन्च करने के पीछे जो उद्देश्य था या जो मोटिव था, वह था मैसिव जेंडर इनइक्वालिटी को खत्म करना। अर्थात हमारे देश में जो जेंडर इनइक्वालिटी थी, बहुत महत्वपूर्ण रूप से उसको कम करना था या खत्म करना था। भारत में जेंडर बजट की जो निर्माण एजेंसी है, या जिसको हम कह सकते हैं मंत्रालय, वह है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, MWCD जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। यह एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। यह स्ट्रेटजी बनाता है, यह कोऑर्डिनेशन करता है सभी विभागों के माध्यम से, और उसके इम्प्लीमेंटेशन पर ध्यान देता है जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट। अर्थात हम कहें कि यह एक ऐसी नोडल एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि संपूर्ण बजट को, जेंडर बजट की बात करते हैं, संपूर्ण जेंडर बजट को इम्प्लीमेंटेशन करता है या उस पर मॉनिटरिंग करता है। भारत में 2005 के यूनियन बजट में इसको लॉन्च किया गया था या इसको अपनाया गया था। 2005-6 के बजट में जेंडर बजटिंग की पूरी पद्धति को यहाँ पर अपनाया गया है। भारत में जो पद्धति अपनाई जाती है, या हम कह सकते हैं भारत में जो जेंडर बजटिंग की मेथड है, उसको, उसके अलोकेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट फर्स्ट एवं पार्ट सेकंड। अर्थात भारत में जो भी बजटरी पॉलिसी बनाई जाती है जेंडर बजटिंग को लेकर, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। दो पार्ट हैं। पार्ट ए ऐसी स्कीम जिसको हम वुमेन स्पेसिफिक स्कीम कह सकते हैं, उसको बजट यहाँ पर अलोकेशन किया जाता है। लाइक दिस, हम सभी कॉलेज की छात्राओं को गांव की बेटी योजना मिलती है। गांव की बेटी योजना वुमेन स्पेसिफिक स्कीम है, अर्थात वह योजना केवल और केवल महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए ही चलाई जाती है। ऐसी बहुत सारी स्कीमें लॉन्च की जाती है। अर्थात दोज विच हैव 100% अलोकेशन फॉर वुमेन, इसका जितना भी बजट दिया जाता है वह 100% बजट महिलाओं के लिए ही होता है। इसको पार्ट ए में सम्मिलित किया गया है। इसके बाद आता है पार्ट बी। पार्ट बी का मतलब यह है प्रो वुमेन स्कीम, अर्थात कुछ ऐसी स्कीमें हैं जिनमें बजट जो उसकी लिमिट होती है 30% अलोकेशन जो होता है वह महिलाओं के लिए किया जाता है। जैसे हम बात करते हैं मनरेगा की, जो कि सरकार की एक स्कीम है, उसमें 30% बजट का अलोकेशन जो है वो केवल और केवल महिलाओं के लिए ही किया जाता है। तो जेंडर बजटिंग यहाँ पर भारत में दो पार्ट में डिवाइड है, आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। जेंडर बजट इज नॉट, यह कोई एक सेपरेट बजट नहीं होता है। जिस प्रकार पहले रेल बजट एक सेपरेट बजट हुआ करता था, लेकिन बाद में उसको यूनियन बजट में मर्ज कर दिया गया, उसी प्रकार यह कोई एक सेपरेट बजट नहीं है, यह मेन बजट का ही एक हिस्सा होता है, जिसमें एलोकेशन पार्ट ए और पार्ट बी के तहत किया जाता है, और स्पेसिफिकली वुमेन्स एंड गर्ल्स के लिए। अलोकेशन टू पार्ट ए एंड पार्ट बी एज अ पोर्शन ऑफ जेंडर बजट। यहाँ हम देख सकते हैं जब से लॉन्च हुआ है 2005-6 से लेकर 2022-23 तक, यहाँ पर दोनों पार्ट को दिखाया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। अब हम देखते हैं जब लॉन्च हुआ था तो पार्ट ए में 40% योजना थी और पार्ट बी में 66%। तो ये प्रपोर्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और रिसेंटली अगर हम देखें 21-22, 22-23 और 23-24 में, तो यहाँ पर पार्ट ए का एलोकेशन बढ़ता जा रहा है। अर्थात हम यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिक बजट या जेंडर अलोकेशन को है वो बढ़ाते जा रहे हैं।
रेदर देन अदर स्कीम्स। लेकिन एक सच यह भी है, अलोकेशन टू जेंडर बजट एज ए प्रपोर्शन ऑफ यूनियन बजट, अगर हम यूनियन संपूर्ण यूनियन बजट की बात करें, अर्थात संपूर्ण बजट का कितना हिस्सा जेंडर बजटिंग के रूप में, कितना परसेंट शेयर जेंडर बजटिंग के रूप में अपनाया जाता है या अलोकेशन किया जाता है, तो ये स्थिति हमें देखने को मिलती है। अगर हम विभिन्न वर्षों का एनालिसिस करें तो हम पाएंगे कि यह जो परसेंटेज होता है यह मात्र 5 या 6% के बीच में ही हमें संपूर्ण अवधि में देखने को मिलता है। अर्थात कभी भी यह 5% या 6% से ऊपर नहीं गया है। संपूर्ण टोटल बजट का मात्र 4 या 5% हिस्सा ही जेंडर बजटिंग के रूप में अलोकेशन किया जाता है। तो यह एक हम विडंबना कह सकते हैं कि संपूर्ण देश की आधी आबादी जो कि आर्थिक विकास में अपना योगदान देती है, उस आधी आबादी के लिए बजट में मात्र 4 या 5% हिस्सा अगर उनको अलोकेशन किया जाता है, एलोकेट किया जाता है, तो यह थोड़ी सी विडंबना है। हालांकि इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं। अब हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो बजटरी पॉलिसी या प्रोसेस में जेंडर इन इक्वालिटी को शामिल करना है, या जेंडर एस्पेक्ट एज ए पार्ट ऑफ बजटरी पॉलिसी। महिलाओं के एस्पेक्ट से हमें अपनी बजटरी पॉलिसी को डिजाइन करना है। रिकंस्ट्रिंग या इफेक्टिव इक्वालिटी फॉर मेन ऑन वुमेन, अर्थात एक प्रभावपूर्ण इक्वालिटी, समानता हमें महिलाओं और पुरुषों में यहाँ पर स्थापित करना थ्रू जेंडर बजट, टू रिड्यूस द जेंडर इनइक्वालिटी। और जो महिलाओं और पुरुषों के मध्य असमानता, कई तरह की असमानता है, जैसे अवसरों की असमानता है या पेमेंट की असमानता है, बहुत सारी असमानता है महिलाओं और पुरुषों में, उसको रिड्यूस करना है। और किसके माध्यम से? फिजिकल पॉलिसी के माध्यम से, या फिजिकल पॉलिसी के माध्यम से, इस अलोकेशन के माध्यम से हम जेंडर को यहाँ पर सशक्त करना है या इक्वलिटी को यहाँ पर बढ़ाना है। उसके बाद इसके इफेक्ट, अगर हमने किसी पर्टिकुलर योजना पर कोई खर्च किया है तो उसका क्या प्रभाव हमें समाज पर देखने को मिल रहा है। अर्थात हम बात करते हैं गांव की बेटी योजना की, अब मैंने अभी उदाहरण दिया था। गांव की बेटी योजना से केवल छात्रवृत्ति मिलने से ही हमारा इतिश्री नहीं हो जाता, हमें यह भी चेक करना पड़ेगा कि छात्रवृत्ति या गांव की बेटी योजना का लाभ अगर किसी विद्यार्थी को प्राप्त हो रहा है तो उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या उसकी अचीवमेंट्स पर क्या इसका इफेक्ट पड़ता है, यह भी हमें चेक करना है। तो जितनी भी पॉलिसियाँ या जितने भी एलोकेशन जेंडर बजटिंग के थ्रू दिए जाते हैं तो हमें उसके इफेक्ट को भी यहाँ पर चेक करना है। की कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर बजटिंग, अर्थात जेंडर बजटिंग के महत्वपूर्ण की कॉन्सेप्ट कौन से? जेंडर मेन स्ट्रीमिंग, अर्थात जेंडर मेन स्ट्रीमिंग इस दृष्टिकोण के आधार पर बनाया जाता है कि किस प्रकार इसकी नीतियों का निर्माण किया जाए, किस प्रकार योजनाएं बनाई जाए, किस प्रकार इसका क्रियान्वयन किया जाए और उसकी मॉनिटरिंग किस प्रकार की जाए। अर्थात सभी चरणों में योजना, नीति निर्माण, योजना, क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग, इसमें सभी चरणों को समाहित किया जाता है या सम्मिलित किया जाता है। जेंडर बजट प्रक्रिया में जेंडर मेन स्ट्रीमिंग को लागू करने का एक उपकरण है। दूसरा आता है हमारा एनालाइजिंग बजट थ्रू ए जेंडर लेंस, अर्थात हमारा जो भी बजट है हमें उसको जेंडर लेंस के माध्यम से उसको एनालिसिस करना है या एनालाइज करना है। इसमें इस बजट का विश्लेषण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि पुरुष और महिलाओं पर बजट का अलग अलग तरीके से प्रभाव किस प्रकार इंडिकेट होता है या किस प्रकार बजट पर पुरुष प्रभाव पड़ता है। तीसरा हमारा जेंडर आधारित असमानताओं की पहचान या आइडेंटिफाइंग जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी, अर्थात हमें यह भी पहचान करना है कि जेंडर आधारित असमानताएं कौन कौन सी हैं और
उससे संबंध में हमें नीति निर्धारण करना है। असमानता बहुत सारी है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य हो सकता है, रोजगार हो सकता है, सामाजिक सेवाएं हो सकती है। तो बजटरी आवंटन के माध्यम से किस प्रकार इन असमानताओं को या इन इनइक्वालिटीज को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट इज रूप से आवंटित करना, रिसोर्स इक्वेलिटी, अर्थात हम किस प्रकार से संसाधनों को न्याय संगत रूप से इनको आवंटित हम कर सकते हैं। तो ये इसका एक लक्ष्य है। और यह सुनिश्चित करना कि संसाधनों को उन आवश्यकताओं को पता करने और पूरा करने के लिए ऐसे आवंटित किया जाए जो दोनों लिंगों की आवश्यकताओं का समर्थन करते हैं, अर्थात जेंडर समानता को प्रोत्साहित करें। नेक्स्ट आता है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, अर्थात मॉनिटरिंग और मूल्यांकन। जब किसी योजना पर बजट अलोकेट किया जा सकता है या किया जाता है, तो यही हमारे कर्तव्यों का इतिश्री नहीं हो जाता, हमें प्रॉपर वे में उसकी मॉनिटरिंग भी करनी है। मॉनिटरिंग करने के साथ साथ हमें उसका मूल्यांकन भी करना है। जैसे जननी सुरक्षा योजना, जो कि पार्ट ए की योजना है, संपूर्ण रूप से महिलाओं के लिए। तो न केवल इसका बजट अलोकेशन करना है, बल्कि उसका मूल्यांकन भी करना है कि जननी सुरक्षा योजना आने के बाद मोर्टालिटी रेट में कितनी कमी आई है, या इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का परसेंटेज कितना बढ़ा है। इन सारी चीजों का यहाँ पर हमें मूल्यांकन भी करना होगा। प्रमोटिंग वुमेन्स एम्पावरमेंट, अर्थात महिलाओं को सशक्त करना। जेंडर बजटिंग अक्सर महिलाओं को सशक्त करने का एक उपकरण माना जाता है, जिससे संसाधनों को ऐसे क्षेत्र में निर्देशित किया जाता है जो महिलाओं के आर्थिक अवसरों, शिक्षा, स्वास्थ्य और कुल कल्याण में सहारा प्राप्त कर सके। और लास्ट था इसमें लेजिस्लेशन एंड पॉलिसी सपोर्ट, अर्थात देश में जेंडर बजटिंग को विशिष्ट कानून या नीतियों के माध्यम से ही लागू करना चाहिए, जो कि बजटरी प्रक्रिया में जेंडर दृष्टिकोण को ध्यान में रखने की आवश्यकता को निर्धारित करते हैं। ये हम देख ही चुके हैं कि भारत में बजट कब लॉन्च हुआ था। सबसे पहले इसकी शुरुआत अगर हम देखी जाए तो 7th प्लान से ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी, जहां पर 27 मेजर वुमेन स्पेसिफिक स्कीम को लॉन्च किया गया था मॉनिटरिंग के लिए। उसके बाद ये 8th प्लान में भी कुछ इसमें महिलाओं को या जेंडर बजटिंग से संबंधित लॉन्च किया। 9th प्लान में लगभग लगभग 30% फंड जो है वो वुमेन कंपोनेंट प्लान्स या WCP जिसको कहा गया था, उसके लिए अलोकेट किया गया था। उसके बाद 10th प्लान, 11th प्लान, और लास्ट में जेंडर बजट स्टेटमेंट वाज इंट्रोड्यूस इन यूनियन बजट 2005-6, अर्थात पूर्ण रूप से इस बजट को, या पूर्ण रूप से हम कहें जेंडर बजट को, यूनियन बजट में 2005 में सम्मिलित कर दिया गया था। ये वही बात है। इन 2000 द गवर्नमेंट स्टार्ट प्राइजिंग जेंडर बजट अलॉन्ग विद यूनियन बजट। 2004-5 में इसको यूनियन बजट में सम्मिलित किया गया था। द शेयर ऑफ जेंडर बजट इन द ओल्ड गवर्नमेंट बजट हैज रिमाइनिंग लो डिस्प्यूट एन एनुअल रेट। हम देखते हैं, अगर हम इसका एनालिसिस करेंगे, जैसे अंकित सर ने बताया है अभी हमारे बाद, जस्ट अंकित सर का भी एक लेक्चर है, तो उसमें आसानी से बताएंगे कि प्रति वर्ष आजा है कितना अलोकेशन या प्लीज। कितना लोकेशन या कितनी परसेंट से इसकी ग्रोथ हो रही है। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ जेंडर बजटिंग। अब जेंडर बजटिंग के लाभ क्या है, तो यहाँ देखते हैं अंडरस्टैंडिंग इम्पैक्ट ऑफ बजट। हमें बजट की अंडरस्टैंडिंग और उसके जेंडर के ऊपर उसका इम्पैक्ट देखने को यहाँ पर मिलता है। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, अर्थात हमारे जो भी रिसोर्सेस है उनका यूटिलाइजेशन, उनको किस प्रकार हम बेहतर तरीके से यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं, इसका एक फ्रेमवर्क हमें जेंडर बजटिंग के माध्यम से देखने को मिलता है। अचीवमेंट ऑफ जेंडर इक्वलिटी गोल्स, या जेंडर बजट के माध्यम से हमने जो भी गोल, हमें रिसेंटली बात कर रहे हैं SDG की या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी इसको इंडिकेट किया गया है। तो
उस गोल को अचीव करने में या उस गोल को प्राप्त करने में हम कहाँ तक सफल हुए हैं, उसको भी यहाँ पर इंडिकेट किया जाता है। अब क्यों जरूरत है जेंडर बजटिंग की? विश्व के बहुत सारे देशों में जेंडर बजटिंग अपनाई जाती है, तो आखिर किस कारण से? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वुमेन रिप्रेजेंट 48%, अर्थात जो महिलाएं होती है वह संपूर्ण आबादी का लगभग 48%, या हम जिसको कहें 48% है। देश की आधी आबादी को, या हम कह सकते हैं कि देश की लगभग आधी जनसंख्या को आर्थिक माध्यम से सशक्त बनाने के लिए जेंडर बजटिंग की आवश्यकता है। वुमेन्स आर अंडर रिप्रेजेंटेड इन डिसीजन मेकिंग। अभी मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि डिसीजन मेकिंग में आज भी महिलाओं की भागीदारी, क्योंकि हमारा समाज पितृसत्तात्मक या पुरुष प्रधान समाज है, तो डिसीजन मेकिंग में आज भी उनकी भागीदारी बहुत कम है। लेकिन अगर महिलाएं सशक्त होंगी या सेल्फ डिसीजन लेने में वह सक्षम होंगी, तो यहाँ पर सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो सकता है। वुमेन फेस डिस्पर्टी इन एक्सेस कंट्रोल ओवर सर्विस एंड रिसोर्सेस, अर्थात सेवा के क्षेत्र में और संसाधनों के क्षेत्र में भी जेंडर बजटिंग के माध्यम से एम्पावरमेंट को लाया जा सकता है। अभी मैंने चर्चा की थी, वुमेन रिसीव लेस पे देन मेन फॉर द सेम वर्क इन वेरियस सेक्टर्स। ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो ग्रामीण क्षेत्र में श्रमिकों या जिसको हम कह सकते हैं मजदूर, वहां पर आज भी स्थिति बड़ी दयनीय है। पुरुषों को महिलाओं की तुलना में अधिक पेमेंट दिया जाता है, एक ही काम का एक ही वर्क, दोनों का वर्क एरिया लगभग समान है, उसके बावजूद भी पेमेंट में यहाँ पर बहुत इनइक्वालिटी हमें देखने को मिलती है। तो उसके लिए भी हमें जेंडर बजटिंग की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद महिलाएं बहुत सारे काम ऐसे भी करती हैं जिनके बदले में उनको कोई पेमेंट नहीं दिया जा सकता, लाइक दिस केयरिंग फॉर चिल्ड्रन, या हम कहें डोमेस्टिक अगर लेडीज है तो बहुत सारे घर के काम करती है जिसके बदले में उनको कोई पेमेंट नहीं दिया जाता है। हालांकि यह एक अलग विषय है, लेकिन फिर भी जेंडर बजटिंग की हमें आवश्यकता क्यों है? तो इन सारे कारणों की वजह से हमें जेंडर बजटिंग की आवश्यकता पड़ती है। अब क्या एडवांटेज है जेंडर बजटिंग के? जेंडर बजटिंग का सबसे पहला एडवांस है ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, अर्थात हमें पारदर्शिता लानी है। महिलाओं और पुरुषों के अधिकारों को लेकर, महिला और पुरुषों में समानता को लेकर एक पारदर्शिता लानी है। ग्रेटर एक्यूरेसी एंड सस्टेनेबिलिटी हमें जेंडर बजटिंग के थ्रू लानी है। और जीबी इज ऑप्शन है ग्रेटर इक्वालिटी रिलेटेड गोल्स। हमें जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या जितने भी महिलाओं को आर्थिक विकास के जो गोल हमने सेट किए हैं, उनको अचीव करने के लिए हमें जेंडर बजटिंग की आवश्यकता होती है। अब एक्टर्स इन जेंडर बजटिंग, जेंडर बजटिंग को सुचारू रूप से संपादित करने के लिए, संचालित करने के लिए किन किन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका इसमें होती है, उसकी हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं चर्चा कर चुका हूँ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, नोडल मिनिस्ट्री एट सेंट्रल लेवल। यह केंद्रीय स्तर पर एक नोडल एजेंसी है कि जेंडर बजट को मॉनिटरिंग करती है, उसका इवेल्युएट करती है, उसको अलोकेशन की रिकमेंडेशन करती है। दूसरी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अर्थात वित्त मंत्रालय है सेंट्रल एंड स्टेट लेवल पर। वित्त मंत्रालय भी इसके मॉनिटरिंग करता है। द प्लानिंग डिपार्टमेंट और प्लानिंग कमीशन एट सेंट्रल एंड स्टेट, प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है, वह भी एक इसका अहम हिस्सा है। सेक्टरल मिनिस्टर अर्थात संबंधित विभाग के मंत्री, अगर हम बात करें महिला ग्रामीण विकास की, तो उस विभाग का मंत्रालय, हम बात करें अगर खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय की, तो उस विभाग का मंत्रालय। रिसर्चर एंड इकोनॉमिस्ट, अर्थात जो कि शोधकर्ता हैं और अर्थशास्त्री, स्टैटिस्टिशियन, जो कि आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं, संपूर्ण देश से आंकड़े एकत्रित करते हैं कि कहाँ पर इनइक्वालिटी की स्थिति है, कहाँ पर महिलाओं को अधिक अलोकेशन की जरूरत है।
उसके डेटा कलेक्शन करते हैं और डेटा कलेक्शन करके उसकी रिपोर्ट यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संगठन, और पार्लियामेंट, दोनों। पार्लियामेंट जहाँ पर पीपुल, स्टेट यानी कि राज्य के, जिले के, और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल के, ये सारे लोग मिलकर जेंडर बजटिंग को सुचारू रूप से संपादित करते हैं या संचालित करते हैं। एंड लास्ट वन इज मीडिया। नाउ एवरीवन नोज मीडियाज रोल। हम सभी जानते हैं कि मीडिया का क्या रोल होता है। स्टेप जेंडर बजटिंग की क्या स्टेप हो सकती है या क्या प्रक्रिया हो सकती है। तो सबसे पहले जेंडर बजटिंग की स्टेप में बात करें, सिचुएशंस एनालिसिस, अर्थात सबसे पहले स्थिति को देखा जाता है कि स्थिति क्या है। जैसे हम शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की बात करें तो कितने प्रतिशत लोगों को शहरी क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार प्राप्त है, या असमानता की बात करें, या बात करें हम लिटरेसी रेट की, कि शहरी क्षेत्र में कितनी लिटरेसी रेट है, ग्रामीण क्षेत्र में कितनी लिटरेसी। तो पहले सिचुएशन का एनालिसिस किया जाता है, किसमें, गिवन सेक्टर में, किसी भी एक क्षेत्र में इसका सिचुएशन का एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद असेसमेंट किया जाता है और पॉलिसी, असेसमेंट बेस्ड पॉलिसी और प्रोग्राम बनाए जाते हैं। उसके बाद बजट का अलोकेशन किया जाता है, अर्थात पर्टिकुलर फील्ड में कितना बजट हमें अलोकेशन करना है, ताकि यहाँ जो हमारी सिचुएशन थी या जो भी प्रॉब्लम थी उसको हम यहाँ पर दूर कर सकें। इसके बाद उसकी मॉनिटरिंग की जाती है न, बजट अलोकेशन से के बाद सबसे महत्वपूर्ण टूल है मॉनिटरिंग का। अगर हमने बजट अलोकेशन कर दिया है लेकिन फिर भी उसकी प्रॉपर वे में मॉनिटरिंग नहीं होती है, तो यहाँ पर स्कीम के सफल होने का संदेह होता है। तो हमें उसकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। तो मॉनिटरिंग कहाँ पर, जहाँ पर मनी वाज स्पेंड या पैसा को खर्च किया जा रहा है। और असेसमेंट सबसे लास्ट वन है, असेसमेंट ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसी, अर्थात इस पॉलिसी का क्या इफेक्ट हुआ। अगर साक्षरता दर को बढ़ाना है, या ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में, तो बजट का allocation के बाद हमें इफेक्ट पता चलेगा कि हमने जो लोकेशन किया है उससे कितने परसेंट इसमें ग्रोथ हुई। इम्पोर्टेंट ऑफ जीआरपी। जीआरपी इम्पोर्टेंट बिकॉज द मॉनिटरिंग इनपुट, क्योंकि जो भी मॉनिटरिंग की जाती है उसके जो इनपुट प्राप्त होते हैं, क्या एक्टिविटीज होती हैं, क्या आउटपुट होते हैं, पता चलता है कि जो गोल लेकर चलते हैं, उनको टारगेट लेकर चलते हैं, वो अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, यहाँ अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करना जरूरी होता है। इम्प्रूव इफिशियंस एंड एड्रेस ऑल डिस्क्रिमिनेशन, अर्थात जितनी भी तरह की असमानता है, जितने भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हमें देखना है। इसमें थोड़ा सा थोड़ा सा फर्स्ट कर दूं। यस सर। सर आज आपका वाईफाई चाहिए होगा मेरे को, क्योंकि इंटरनेट नहीं चल रहा है मेरा। आप कितने बजे तक निकलेंगे सर? सर इसका पासवर्ड चाहिए मुझे। हाँ, ए हो रहा है।
स्मॉल में ही है ना सर? 1 2 3 4 AKHI। हेलो हेलो, am I audible? Please, anyone who can respond. Yes, sir. Actually, Yes, sir. You are audible. okay. Actually, there was a technical issue. We have a very आज यहाँ पे जो नेटवर्क है वो बहुत कमज़ोर है, तो आई हैड टू चेंज माय डिवाइस। सो इस बीच का मैं पिछले 5 मिनट की चीज़ मैंने मिस कर दी। तो सर का लेक्चर हो गया है। हेलो, अच्छा। बंसिया सर, आप मीटिंग में हैं सर? अंकित सर, हाँ जी। सॉरी, शायद उन्होंने उन्होंने भी ऐसे ही कुछ कहा था कि थोड़ी देर के लिए कुछ, और फिर उसके बाद वो भी डिस्कनेक्ट हुए तो नहीं जुड़ पाए। जब आप हुए हो ना, हाँ हाँ हाँ। आप दिख रहे थे हम लोगों को, लेकिन उसके बाद मतलब उसी समय वो डिस्कनेक्ट हुए हैं। ओके ओके तो ओके। है ना? चलिए। ठीक ठीक है, थैंक यू सर। जी सर। सो आई थिंक देयर वाज अ टेक्निकल इशू, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सर ने जहाँ पे छोड़ा था उसी के आगे बात करते हैं, तो थोड़ा सा इंटरेक्शन हो जाता है। फिर मैं आपको एक दो केस स्टडीज बताऊंगा अलग अलग जगहों की। तो थोड़ा हम लोग इंटरेक्ट कर लें उसके पहले। अभी हम लोग बात कर रहे थे जेंडर बजटिंग की। तो अ, आप सभी ने सुना, कुछ चीज़ें आपको समझ में भी आई होगी। तो मैं आपकी तरफ से एक रिस्पांस चाहता हूं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेंडर बजटिंग? प्लीज, एनीवन कैन रिस्पॉन्ड। सर, बजट में महिलाओं और शिशु कल्याण को लेकर के जो आवंटित बजट का प्रावधान रहता है, सर, वो जेंडर बजटिंग कहलाएगा। ठीक है, जेंडर, ओके, ठीक। महिलाओं के प्रति जो बजट में प्रावधान रहता है वो जेंडर बजटिंग कहलाएगा। ठीक है, एनीवन एल्स? और कोई बताना चाहता है? एनीवन प्लीज। आपका पार्टिसिपेशन इतने दिनों काफी अच्छा रहा है, तो प्लीज बताएं जेंडर बजट से आप क्या समझते हैं। अभी 1 तारीख को हमारा भारत का भी बजट आया, और इस बार बड़ा सिग्निफिकेंट उसमें चेंज भी है कुछ। बताएं प्लीज। अभी जो 1 तारीख को बजट आया उसमें महिलाओं के लिए कुछ प्रावधान है, अगर आपने पढ़ा हो न्यूज़पेपर्स वगैरह में, तो काफी सिग्निफिकेंट प्रोविजंस है। धर्मेंद्र का क्वेश्चन है, ओनली वुमेन के लिए क्यों होता है जेंडर बजट? जेंडर बजट में जेंडर पर्सपेक्टिव को देखते हुए, लैंगिक दृष्टिकोण को देखते हुए इसका बनाया जाता है। अब महिलाओं के लिए प्रावधान इसलिए होता है क्योंकि इसे बड़ी आसान भाषा में अगर आप समझे, तो अगर आपके शरीर में कोई समस्या है तो आप उसी हिस्से का इलाज कराओगे। तो उसी तरह से आप ये समझ लो, अर्थव्यवस्था में भारत जैसा जो देश है या दुनिया के अन्य देश भी जो है, वहां पर ये देखा गया है कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन अर्थव्यवस्था में बहुत कम है।
जो हम पहले दिन से इस प्रोग्राम में बात भी कर रहे हैं, महिलाओं का पार्टिसिपेशन कम होने की वजह से अर्थव्यवस्था में, जो मुख्य धारा की अर्थव्यवस्था है, उसमें हम लोग जो इस देश का पोटेंशियल है वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो जरूरी यह है कि इनका, महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ा जाए। जब भी कोई अनहोनी होती है उसका सबसे पहला प्रभाव महिलाओं के ऊपर पड़ता है, इस बात को भी ध्यान देना चाहिए। रिसोर्स एलोकेशन में आप हमेशा ये पाएंगे, प्रॉपर्टीज की जब हम बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज में महिलाओं की कितनी ऑनरशिप है आप ये देखिए। तो जेंडर पर्सपेक्टिव जब देखा जाता है तो उस जेंडर को विशेष ध्यान रखा जाता है जिस जेंडर के पास में ज्यादा अवसर नहीं है, इसीलिए महिलाओं को जेंडर में ध्यान रखा जाता है। अब जैसे रोमानिया एक देश है, रोमानिया देश में जो महिलाएं हैं, यूरोप का एक देश है, वहां पे महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है और सारी जो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एक्टिविटीज में महिलाएं ज्यादा एंगेज है। तो वहां पर एक ऐसा पर्सपेक्टिव अब लोग सोचने लगे हैं कि नहीं, पुरुषों को भी समान अधिकार या समान अपॉर्चुनिटीज को हम ध्यान दें। तो ऐसा दुनिया में जहां पे, लेकिन अभी हम भारत की स्थिति देखें तो भारत की स्थिति में आप, भारत का सेक्स रेशियो अब जाके थोड़ा ठीक होने लगा है, अलग अलग स्कीम्स जो आई है। तो ये स्कीम्स बनाई ही इसलिए गए थे कि जेंडर रिस्पॉन्स करे, लैंगिक समानता आए। एक पक्ष जो समाज का है उसे समान नहीं माना गया, जो कि बायोलॉजिकली डिसाइडेड है, उसे समाज आपने नहीं, जिनका बायोलॉजिकल विभाजन है, माफ कीजिएगा, बायोलॉजिकल विभाजन के आधार पर जो एक पक्ष है उसके अधिकारों का, उसके अवसरों को बराबर मौके नहीं मिले, इसलिए इसमें महिलाओं की स्थिति को देखा जाता है। आई थिंक मैं आपका सवाल का जवाब देने में समर्थ हुआ हूं धर्मेंद्र जी। एनीथिंग? हाँ, तो जी सर। सर एक क्वेश्चन था कि जैसे बजट में आपने कहा कि जो भी हमारा अनंतरिम बजट आया, सर उसमें एक स्टेटमेंट थी कि आशा और आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ती हैं उनके लिए आयुष्मान भारत की सुविधाओं का लाभ उनको मिलेगा। जी जी। तो सर वो जो आयुष्मान भारत योजना है उसके जो लाभार्थी हैं वो आशा कार्यकर्ता वो पहले ही अपने परिवार के उससे होंगी क्योंकि जिस परिवार का हिस्सा है तो होंगे। तो सर इसको स्पेशली कोट करके जो गवर्नमेंट ने प्रेजेंट किया है, तो सर उसको आप कैसे देखते हैं, जबकि वो तो पहले ही लाभ ले रही है? जी हाँ, बहुत जगह पे आशा कार्यकर्ता पहले से लाभ ले रही हैं और बहुत सारे आशा कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनको कि लाभ नहीं भी मिला है। आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में बहुत सारी योजनाएं वे खुद चला रही है, लेकिन बहुत बार उसको, उनको वो खुद भी अपने लिए अवेयर नहीं होती है। तो जैसे अब बात आ जाती है कि सरकार ने इसको क्यों फोकस किया है, तो आप आंकड़ा देखिए, जो भी गांव है, अगर गांव की स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ कोई मामला है तो गांव के स्वास्थ्य से जुड़े हुए मामलों में जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो कौन है, जिससे सबसे पहली बार संपर्क किया जाता है, वो आशा कार्यकर्ता है, वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, वो अदर हेल्थ वर्कर्स है। तो एक पॉइंट तो ये हुआ। अब पूरे देश के जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, आशा कार्यकर्ता है, उनकी संख्या को अगर आप मिला लेते हैं तो ये संख्या लगभग हो जाती है 23 लाख 24 लाख के करीब, और जो अदर हेल्थ वर्कर्स हैं उनको भी मिला लेंगे तो ये 25-26 लाख के करीब इनकी संख्या हो जाती है। अब जब इनकी संख्या ज्यादा है तो हर कोई अपनी बजट में मार्केटिंग करने की तो कोशिश करेगा ही, तो ये बड़ी संख्या दिखती है। और वो ये भी बोलते हैं कि जब हम 26 लाख लोगों की बात करते हैं तो उसमें सब 26 लाख परिवार आ जाते हैं, तो इससे थोड़े आंकड़े इंप्रेसिव भी दिखते हैं। तो ये आपका बहुत पॉइंट नोटिसिएबल है, और हम सभी जो अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, जो अर्थशास्त्र नहीं भी पढ़ता है, थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर पढ़ता है, उनको समझ में आता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है बजट्स में जिसको कि सरकार इस तरह से दिखाती है।
तो आपने बहुत एक इंटरेस्टिंग जो बात है वो पहचानी है। तो मेरे ख्याल से मैं आपके सवाल का जवाब देने में सक्षम हूँ, समर्थ हुआ हूँ। जी जी, थैंक यू सर। जी जी। पैकेजिंग भी जरूरी है हर एक चीज की। सो एनी जी जी अदर क्वेश्चन? बिल्कुल। हम लोग बात कर रहे थे, एक तो चंद्रशेखर सर ने बताया कि जो बजट में एक अनाउंसमेंट है कि जो आशा कार्यकर्ता है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है और इसी से संबंधित जो अदर जो दूसरी हेल्थ वर्कर्स है, स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, उनको आयुष्मान योजना के तहत उनका पंजीकरण होगा। लेकिन सर ने ये एक पॉइंट उठाया कि इनमें से बहुत सारी कार्यकर्ता पहले से ही पंजीकृत है। तो जब ये बहुत सारी कार्यकर्ता पहले से ही पंजीकृत है तो फिर इसको अलग से हाईलाइट करने की क्यों जरूरत पड़ी? तो ये जो है मैंने एक जवाब दिया, क्योंकि ये पैकेजिंग बहुत अच्छी हो जाती है, थोड़ा बजट इम्प्रेसिव लगता है, प्रेजेंटेबल लगता है। ऐसे को एक दूसरे एग्जांपल से भी अभी बजट में एक और बात हुई कि 4 करोड़ लोगों को, 4 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग दी गई स्किल डेवलपमेंट की। लेकिन 4 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग दी गई स्किल डेवलपमेंट की, लेकिन उसका इम्पैक्ट एनालिसिस कहाँ हुआ है? तो पर 4 करोड़ जब अब शब्द बोल रहे हैं तो वो शब्द अच्छा लग रहा है ना। 4 करोड़ को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी गई, मतलब उसका मतलब होता है 4 करोड़, लगभग लगभग 4 करोड़ नहीं तो 3.5 करोड़ परिवार तो होंगे जो उसका लाभ उठाएंगे रोजगार संबंधी योजनाओं का। तो इट लुक्स इम्प्रेसिव, इसलिए गवर्नमेंट उसको फोकस करती है। अब आप जानते हैं जो दूसरी चीजें हैं उनमें इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारे सुधारों की आवश्यकता होती है। जी। तो हमारे साथ डॉक्टर महेश बंसिया सर पुनः जुड़ गए हैं। किसी टेक्निकल ग्लिच के कारण वो भी डिस्कनेक्ट हो गए थे और मैं भी डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मेरे ख्याल से अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप डॉक्टर बंसिया सर से पूछ सकते हैं जेंडर बजटिंग के बारे में। और सर अगर आप अपनी कुछ बात कंप्लीट करना चाहते हैं तो प्लीज यू आर वेलकम। सर एक्चुअली मुझे भी समझ नहीं पा पाया कि मैं कहाँ पर डिस्कनेक्ट हुआ था। जी जी। मैं फ्लुएंटली अपने प्रेजेंटेशन को देख रहा था, बीच बीच में मैं बोलता भी जा रहा था, शायद बीच में वॉइस भी आ रही थी, तो मुझे लग रहा था कि शायद प्रेजेंटेशन प्रॉपर वे में चल रहा है। जी जी जी। तो सर आप बता सकते हैं मैं कहाँ पर डिस्कनेक्ट हुआ था सर, तो मैं उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता हमारे पार्टिसिपेंट्स प्लीज रिस्पॉन्ड करें सर कहाँ पे डिस्कनेक्ट हुए थे, तो वहां से कंटिन्यू कर सर लें। एक्टर्स इन हाँ जी। सर एक्टर्स इन जेंडर बजटिंग पॉइंट समझा रहे थे एक्टर्स इन जेंडर बजटिंग। हूँ। अच्छा, एक टाइम जेंडर बजटिंग। जी अगर समझ है तो थोड़ा सा मैं फिर से उसको रिपीट कर सकता हूँ सर। जी सर, जी सर, बिल्कुल सर। ओके ओके, थैंक यू सर। मैं जल्दी ही बात कर अपनी की कोशिश करूंगा सर। जी सर, जी सर, प्लीज टेक योर टाइम। विजिबल, यस प्रेजेंट विजिबल। जी सर, प्रेजेंटेशन इज विजिबल। ओके, थैंक यू सर। स्टेटमेंट ऑफ जीआरबी की हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसकी महिलाओं से कभी नहीं हो सकती है, अर्थात जेंडर बजटिंग जो है, जब समाज के हिस्से में कल्याण नहीं होगा तो हम किस प्रकार विकसित होंगे?
इसके अलावा एक समाज लोकतांत्रिक सकता है जब उसकी नागरिकता या उसके एक भाग जो हिस्सा है उस समाज का नहीं हो जाए। अपने नागरिकों के लिए राजनीतिक तंत्र ने सुनिश्चित की है, लेकिन अगर देखा जाए कि सामाजिक लोकतंत्र की प्राप्ति में उसकी सीमाएं रही हैं, जो महिलाओं की वर्तमान की आर्थिक स्थिति में इस होती है। अगर हम लिटरेसी की बात करें तो लिटरेसी रेट भारत में वुमेन की लिटरेसी रेट है लगभग 7। सर अभी सर का डिस्कनेक्ट हो गया है, अच्छा, अभी जस्ट वैल्यू नहीं आ रही। So sorry for these technical glitches. I think sir has disconnected again. So let's move ahead. सर ज्वाइन करते हैं तो फिर देखते हैं हम बाकी। अब मुझे आई एम कॉन्फिडेंट दैट यू आर able to get something about this gender budgeting concept. And now मैं सर को ऑफिशियली धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना टाइम निकाला और आपके सामने ये बात रखी। However, it get interrupted because of these network and technical problems. So we will move ahead. So आप अब थोड़ा सा हम इंटरैक्टिव तरीके से बात करेंगे। जो मेरा टॉपिक है आपने अनाउंसमेंट में देख भी लिया होगा। लेट मी शेयर माय प्रेजेंटेशन। एम आई ऑडिबल? यस सर। Okay, so let me share my presentation. Just wait a second. Is it visible? Please. यस सर। यस सर। Okay. जी जी, थैंक यू सो मच। सो हम लोग बात कर रहे थे अभी भारत की। अभी जो लेटेस्ट हमारा जो बजट आया है उसमें सर ने चंद्रशेखर सर ने बात की कि आशा वर्कर्स और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है और इन्हीं से जुड़ी हुई जो अन्य स्वास्थ्य कर्मी हैं उन सभी को आयुष्मान भारत योजना से, जो कि सरकार की एक इंश्योरेंस की स्कीम है हेल्थ से रिलेटेड, सो उसमें जो है उसका फायदा उनको मिलेगा। तो उसके ऊपर सर ने एक प्रश्न पूछा था और हमने और उन्होंने एक इशू भी आइडेंटिफाई किया था कि ये तो पहले से ही बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कि इसमें रजिस्टर होंगे। तो उस पे हमने चर्चा की। अभी आप बताओ और एक दो कुछ और बड़े सुनने में बहुत प्यारे लगने वाले और साथ ही साथ में बड़े उम्मीद जगाने वाले कुछ प्रोग्राम्स है वो लॉन्च किए हैं गए हैं, बताएं। चलो एक तो मैं बता देता हूं। एक अभी 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 बहुत कंट्रोवर्सी भी चल रही है। एक फेमस मॉडल है, उसने अपनी किसी अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए उसने अपनी मौत जो है उसका नाटक किया। ही फेक्ड हर
डेथ। पूनम पांडे। हाँ, सर्वाइवल कैंसर। पूनम सर्वाइकल पूनम कैंसर के पांडे, लिए। पूनम पांडे सर, हाँ, पूनम पांडे। तो ये नेशनल मुद्दा पूनम बना। पांडे सर। तो ये जी जी जी, थैंक यू। तो ये एक नेशनल मसला भी बना हुआ है, राष्ट्रीय मुद्दा भी। प्लीज प्लीज म्यूट सो वी कैन। ऋचा मैम, ऋचा मैम। हाँ जी जी, आई जस्ट, हाँ मैंने ही कर दिया उनको म्यूट। हाँ जी। तो ये आपको अगर कुछ बोलना चाहें तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ठीक। सो अभी सर्वाइकल कैंसर को लेके उनका जो स्टेप था, जो स्टंट था, वो उन्हीं पे भारी पड़ गया। बहुत सारे उसके लीगल नजरिए भी हैं जिसमें उनको हो सकता है कि सजा भी मिल जाए। तो खैर, इंटेंशन उनका जो भी रहा हो, लेकिन ये हमारे बजट में भी इसके बारे में कुछ अनाउंसमेंट हुई है अभी 1 तारीख को। तो क्या बता सकते हैं क्या अनाउंसमेंट हुआ? एचपीवी जो वायरस होता है, एचपीवी वायरस 2 साल से जो नेशनल इम्यूनाइजेशन कमीशन है, राष्ट्रीय टीकाकरण का जो आयोग है, वो सजेशंस दे रहा था, गवर्नमेंट को रिकमेंड कर रहा था कि इसको जो है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन, जो राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान है, प्रोग्राम है, उसके तहत इसको भी लगाया जाए। तो ये एक बढ़िया, इसको गवर्नमेंट ने 2 साल बाद ये रिकमेंडेशन मान भी ली है, क्योंकि ग्लोबकैन एक संस्था है, उसने उसने 2020 में ग्लोबकैन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। उस रिपोर्ट में यह कहा गया था, कि हर साल लगभग 1,23,000 जो महिलाएं हैं वो इससे संक्रमित होती हैं, और लगभग लगभग 77,000 महिलाओं की इसमें मौत हो जाती है। मतलब ये जो फर्टेलिटी रेट है इसमें, ये लगभग लगभग 60% के आसपास में आता है। तो ये बड़ी नीड ऑफ टाइम है कि इसको हम इसके ऊपर काम किया जाए, और जो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम है उसके तहत एचपीवी के भी टीके लगाए जाए, जो कि 9 से 14 साल के महिलाओं को, बालिकाओं को लगाया जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, और हमारा प्रोग्राम है तो हम इसको ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों तक पहुंचाए भी। आप इसके बारे में अपने महाविद्यालयों में वर्कशॉप कर सकते हो, या लेक्चर्स रखवा सकते हो बच्चों के पेरेंट्स को बुला के, या इस तरह की चीजें। तो ये एक बहुत अच्छी चीज हुई। तो ये हमारे जेंडर बजट में एक और चीज जो बड़ी खास हुई, वो क्या हुई कि इस साल पिछले साल के मुकाबले जो जेंडर बजट का अलोकेशन है उसमें लगभग लगभग 20% की वृद्धि देखी गई। जेंडर बजट का जो आवंटन है, लैंगिक बजट का आवंटन, उसमें 20% की वृद्धि देखी गई। अब ये 20% की वृद्धि पिछला जो बजट था, पिछले बजट में 2.6 ट्रिलियन रुपए। प्लीज 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 म्यूट रिचा मैम, इफ यू आर लिसनिंग। मैं तुम्हें झुला दूं? हाँ जी। सो यहां पर जो है 3.1 ट्रिलियन रुपीस जो है इस बार अलोकेट किए गए हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। ठीक, अब मैं एक चीज आपको, एक फॉर्मेट दिखाना चाहता हूं। ये यहां पर आपको एक फॉर्मेट दिख रहा होगा, एक्सपेंडिचर। ये जो है, ये भारत में जो इसे कहा जाता है जेंडर बजट स्टेटमेंट। जेंडर बजट स्टेटमेंट लैंगिक बजट का विवरण है, जो कि सरकार द्वारा इसको प्रस्तुत किया जाता है। तो ये इस बार का है। इसमें पिछले 3 सालों के जो है डेटा ये दिए गए हैं। अब इसमें अलग अलग स्कीम्स हैं, ये मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। इस बार जो जेंडर बजट का अलोकेशन है,
ठीक, करोड़ में, ये यहाँ पर देखिए करोड़ में, स्क्रीन विजिबल है, ये फॉर्मेट दिख रहा है ना आप सभी को? Yes, sir. जी जी। तो ये देखिए, ये फॉर्मेट है जेंडर बजट का, ठीक, लैंगिक बजट का। तो इसमें ये दिखा रहा है, ये पार्ट ए, जो अभी सर बता रहे थे ना, पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइडेड होता है। तो ये पार्ट ए है। मैंने यही कोशिश की है कि प्रैक्टिकली हम देखें कि ये क्या होता है। तो पार्ट ए में ये 2022-23 के एक्चुअल्स है। ये 23-24 में जो बजट के एस्टिमेट दिए गए थे, अनुमानित आंकड़े थे, और ये रिवाइज्ड आंकड़े जो है 2023-24 के, वो दिए गए हैं इस तरह। और इस तरफ जो है बजट के एस्टिमेट्स दिए गए हैं, तो 2024-25 का खर्चा होने वाला है। तो अब आप देखेंगे पार्ट ए में 100% वुमेन स्पेसिफिक प्रोग्राम। इसमें पार्ट ए में क्या दिया गया है, वे सारे कार्यक्रम जो कि नारी केंद्रित है, स्त्री केंद्रित है या महिला केंद्रित है। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहला जो डिमांड नंबर 1, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक, इसमें 500 करोड़ रुपए का आवंटन है अनुमानित। उसके बाद में एग्रीकल्चर एजुकेशन, आयुष विभाग में सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सिद्धा आयुर्वेदिक साइंसेस, ये जो अलग अलग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, इन सब में महिलाओं के इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाने के लिए बजट आवंटन किया गया है। और यहां पे उसके आप फिगर्स भी देख रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर, अगर देखें सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर भुवनेश्वर, उनको जो बजट एस्टिमेट था वो दिया गया था कितना, 4.9 करोड़, लेकिन फाइनल कितना गया, रिवाइज एस्टिमेट में ये आंकड़ा आता है 6.10 करोड़। उसी तरह से हम बहुत रैंडमली देखेंगे डिपार्ट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट रबर बोर्ड को, यहां पर देखें 2022 में 0.18 मतलब लगभग 18 लाख रुपए दिए गए थे। उसके बाद में अगर आप 2023-24 के बजट एस्टिमेट्स देखें तो 0.32 करोड़, और उसके बाद में जो रिवाइज एस्टिमेट्स थे वो थे 0.330 करोड़। और यहां पर जो बजट एस्टिमेट है इस साल का 24-25 का, यहां पे आप देख रहे होंगे, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसको सिलेक्ट कर रहा हूं, तो 2024-25 में 0.39 करोड़। बहुत रैंडमली हम लोग देखने वाले, ये देखिए डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में जो 2022-23 में कुछ नहीं था, 23-24 में 10 करोड़ अलॉट हुआ। पर यहां पर आप देखेंगे जो रिवाइज एस्टिमेट दिखा रहा है उसमें प्राइम मिनिस्टर गर्ल्स हॉस्टल को 1.73 करोड़ रिवाइज एस्टिमेट में अलोकेट हुए, और यहां 24-25 आगामी वर्ष जो है वित्तीय वर्ष, उसमें 2 करोड़ का आवंटन किया गया है। ऐसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में भी अलग अलग आवंटन है। तो ये जो है आप देख रहे हैं, ये एक बजट स्टेटमेंट है, बजट जेंडर बजट स्टेटमेंट है, जिसमें कि अलोकेशंस दिखाए जा रहे हैं अलग अलग मदों में, उन ओनली एंड ओनली दोज स्कीम्स which will benefit women in India. So there are n number of schemes for women development. एक और बात जो इस बजट में सामने आई है, लखपति दीदी, एक और नई स्कीम आई है, वो है लखपति दीदी। अगर हम कुछ करना चाहें, कुछ करने की इच्छा रखें, तो ये लखपति दीदी स्कीम जो है वो हम लोगों के लिए बड़ी बेनिफिशियल साबित हो सकती है। हम लोगों के लिए कैसे बेनिफिशियल साबित हो सकती, एनी वन ऑफ यू हर्ड अबाउट और रेड अबाउट लखपति दीदी स्कीम? किसी ने आप में से लखपति दीदी स्कीम के बारे में अगर कुछ पढ़ा हो तो?
जी सर, ये जैसे परसों भी मैं इसका क्वेश्चन कर रहा था कि ये लखपति दीदी स्कीम जो इस बार अनाउंस करी है फाइनेंस मिनिस्टर ने, हाँ और उत्तराखंड जो है इसको सबसे पहला स्टेट होगा जो इम्प्लीमेंट करेगा। हाँ तो सर इसमें जो एसएचजीज की मेंबर्स हैं, जो हाँ अम, महिलाएं, वो इसके पात्रता रखेंगे या लाभार्थी बनेंगी। ठीक है। हाँ तो अ, तो सर उसमें इसमें एक क्वेश्चन ये भी था उस दिन मेरा कि इसको क्या उनकी इनकम को वो सेपरेट काउंट करेंगे, कि जिससे उनको फिर वो लखपति दीदी बन का कहेंगे करके, मतलब। जी जी आप जी जी बिल्कुल। तो ये स्कीम कुछ इस तरह से है कि इसमें लखपति दीदी स्कीम में जो बालिकाएं होंगी उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, कौशल विकास किया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी। और गवर्नमेंट का ये कहना है कि अभी तक 9 करोड़ महिलाएं इसका फायदा उठा रही हैं, और उसमें से 1 करोड़ ऐसी महिलाएं हैं जो लखपति बन गई है, यहां से स्किल सीखी और वो लाख रुपए कमा चुकी है। तो ये स्कीम बेसिकली जो बालिकाएं हैं उनको क्या सिखा रही है, उनको जो ट्रेंडी बिजनेसेस है, ट्रेंडी बिजनेसेस जैसे एक तो हो गया प्लम्बिंग, दूसरा हो गया ड्रोन संचालन, तीसरा हो गया एलईडी लाइट बनाना, एलईडी बल्ब बनाना, ये सारी चीजें सिखाएंगी, कौशल विकास करेंगी। उसके बाद में जब ये जो वुमेन हैं जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, यहां से सीखने के बाद में वो अपना कोई उपयंत्र खोल सकती है खुद का, या कहीं पर जाके जॉब कर सकती है। तो ये एक स्कीम है। अब हम लोग इसके लिए क्या कर रहे हैं, अभी हमने एक प्लानिंग की है। मैं अगर हो सके तो हम लोग यहाँ पे करें, अपने महाविद्यालयों में भी आप लोग करके देखें। तो ये हम 2 पर्सपेक्टिव से एक प्लानिंग कर रहे हैं। सर के जवाब पे मैं आ रहा हूँ कि लखपति दीदी स्कीम है, इसका फायदा जो डिस्क्रिप्शन में बता रहे हैं कि आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से दिया जाएगा। ठीक, अभी हमने पहले भी बात की कि जो गांव की हेल्थ का, गांव के डेवलपमेंट के जो सबसे पहले केंद्र बन गए हैं वो आंगनवाड़ी केंद्र, आशा कार्यकर्ता और जो स्कूल्स में टीचर्स हैं वो बन चुके हैं। तो हम लोग भी एक प्लानिंग कर रहे हैं कि अपने यहाँ के स्टूडेंट्स जो है उनको हम ले जाएं आंगनवाड़ी केंद्र से, और जो ग्राम सचिव हैं उनको अपने महाविद्यालय में बुलाएं और इस जो स्कीम है उससे रिलेटेड उनसे जानकारी लें, और हमारे जो बच्चे हैं उनके जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है उनके साथ उनको अप्लाई करवाएं। तो इससे हमको 2 फायदे होंगे देखने के। क्या ये जो हम एक्टिविटी करने वाले हैं इसका पॉजिटिव कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या सीरियसली ये काम हो रहा है? अगर सीरियसली हो रहा है तो ये कहां तक पहुंचता है, और ये ट्रेनिंग और ये प्रोग्राम के कंप्लीट होने के बाद में क्या इन लड़कियों को जिनको ट्रेनिंग मिल रही है उनको क्या कोई रोजगार के अवसर मिल रहे हैं? तो ये एक पूरा हम करने वाले हैं। सरकारी आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े आप जानते हैं, सरकारी आंकड़े होते हैं। तो वी हैव टू सी, हम लोग ये अपने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहते हैं कि वेदर वी विल बी एबल to provide them with these business opportunities, or it is just on paper। क्योंकि सरकारी योजनाएं जो है वो आती तो बहुत अच्छे इंटेंशन के साथ में है, लेकिन हम सभी को पता है कि इम्प्लीमेंटेशन, उसका क्रियान्वयन जो होता है वो उसमें समस्याएं होती है। तो ये हम लोगों की तरफ से अपना एक टेस्ट है। तो सर आई थिंक मैं अगर आपके प्रश्न को सही तरह से समझा तो मैंने ठीक रिस्पांस किया होगा, आई होप। जी 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 सर। जी, आपका यही प्रश्न था ना? जी। सो जो अब हम बात करते हैं, तो ये लखपति दीदी स्कीम की एक बात हो गई। अब हम बात करते हैं कुछ एक जो है ना केस स्टडीज की बात कर लेते हैं, थोड़ा हम इंटरेक्टिव करें तो मजा आएगा। आपने रवांडा का नाम सुना है क्या? एक देश है रवांडा।
यस सर। हम में से मतलब जो जो लोग सिनेमा देखना पसंद करते हैं, पहली बार हमारा इंट्रोडक्शन उस से हुआ था रवांडा देश से। हमने एक फिल्म देखी थी होटल रवांडा, बड़ी तारीफ हुई थी उसकी फिल्म की। जी, तो आपने जो रवांडा के बारे में कोई क्या, जब रवांडा के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या पिक्चर बनता है, कैसी तस्वीर आती है? अफ्रीका का देश है ये? जी जी जी, बताएं। रवांडा के बारे में जब हम सोचते हैं, एक अफ्रीकी देश है, तो हमें जिन्होंने थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ा है तो उन्हें 1994 याद आता है सबसे पहले। तो मैंने उसे सिनेमा में देखा, उसके बाद उसे पढ़ा। तो वहाँ पर एक बहुत ही पॉलिटिकल वहाँ पे संघर्ष चला लंबा, और 1993-94 के समय पे वहाँ पे बहुत ही भयानक स्तर पर मारकाट हुई, जिसे जेनोसाइड ऑफ 1994 भी कहा जाता है। अब ये बहुत मारकाट हुई, और एक रवांडा कोई विकसित देश नहीं है, वो एक तीसरी दुनिया का देश माना जाता रहा है। अफ्रीका का देश है, दुनिया के सबसे अंडर डेवलप्ड देशों में से एक माना जाता रहा है। लेकिन 2000 जो 1994 हुआ, और जब तो वहां पर ये पाया गया कि जो वहां की जनसंख्या है, वहां की जनसंख्या में पुरुषों की संख्या महिलाओं के मुकाबले बहुत कम हो गई। क्यों? क्योंकि ये पुरुष उस संघर्ष में मारे गए। अब रवांडा के पास में बहुत बड़ा चैलेंज था, और वो चैलेंज क्या था? वहां की इकोनॉमी को, वहां की अर्थव्यवस्था को संभालना। तो उन्होंने जेंडर पर, लिंग पर, अभी धर्मेंद्र ने भी एक प्रश्न पूछा था कि क्यों महिलाओं की ही का ही अध्ययन किया जाता है। तो महिलाएं वहां पे बची हुई थी, और महिलाएं उस स्थिति में नहीं थी कि वो घर से निकलें और अपने घर को, अपने समाज को, अपने देश को संभाल पाए। तो रवांडा ने बड़े अच्छे कदम उठाए। उन्होंने अपनी सारी जो पॉलिसीज हैं, उन पॉलिसीज के, उन नीतियों के केंद्र में महिलाओं को रखा। और आज आप ये देखिए, इंटरनेशनल आइडिया प्यू रिसर्च सेंटर है, बड़ी सम्मानित शोध संस्था मानी जाती है। इसमें आपको क्या दिख रहा है? वुमेन इन पार्लियामेंट एज परसेंट। अफ्रीकन जो कंट्रीज है, और जर्मनी एक बहुत ही एडवांस देश माना जाता है, उसके मुकाबले रवांडा जैसे देश में जो विमेन पार्टिसिपेशन इन पार्लियामेंट है, वो डबल से भी ज्यादा है, लगभग डबल है, लगभग दुगना है। जर्मनी में जो वुमेन इन पार्लियामेंट एज अ परसेंटेज है, वो 30.7% है। और रवांडा में कितना है? 61.3। तो ये बड़ा हम लोगों के लिए, जब मैं रिसर्च कर रहा था इस मामले में, इस केस स्टडी को बनाने में, तब ये एक बड़ी जो है दिलचस्प बात सामने आई कि एक अफ्रीकन देश, एक तीसरी दुनिया का देश, वहां पे वुमेन का पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग में, इफ यू आर इन पार्लियामेंट, दैट मीन्स यू आर द डिसीजन मेकर। 61.3% महिलाएं वहां पर पार्लियामेंट का हिस्सा रही है। अगर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात करें, यही 2016 की अभी लेटेस्ट डेटा मुझे मिल नहीं पाया, तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की अगर हम बात करें, तो आप ये देखिए, आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ये जो 4 देश है, इसको हम हमेशा हर एक पैरामीटर में टॉप पर पाते हैं। लेकिन उसके बाद जब हम देखें तो 5वां नंबर आ जाता है रवांडा का, एक तीसरी दुनिया का देश हुआ करता था ये।
आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, आयरलैंड, फिलीपींस, स्लोवेनिया, न्यूजीलैंड, ये वे देश हैं जो हर एक आर्थिक इकोनॉमिक इंडेक्स में, पैरामीटर में टॉप पर रहते हैं। लेकिन इन देशों के साथ में एक ये देश रवांडा खड़ा हुआ है। तो असल में रवांडा ने किया क्या? रवांडा ने सबसे पहले जो अपनी नीतिगत ढांचा बनाया या नीतिगत रूपरेखा बनाई, पॉलिसी फ्रेमवर्क उन्होंने जो बनाया, उसमें उन्होंने सबसे पहली चीज वुमेन्स रोल इन द इकोनॉमी को पहचाना, वुमेन्स रोल इन द सोसाइटी को पहचाना एंड वुमेन्स रोल इन द पॉलिटी को पहचाना और वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन डेवलपमेंट को उन्होंने नेशनल प्रायोरिटी बना लिया, राष्ट्रीय प्राथमिकता बना लिया। तो जब आप किसी चीज को प्राथमिकता बना लेते हो तो उस पर काम करने के लिए आप बाध्य हो जाते हो। तो रवांडा ने जब ये जेनोसाइड हुआ और अर्ली 2000s का समय शुरू हुआ तो जो पॉलिसी फ्रेमवर्क था उसके डेवलपमेंट के में जो वुमेन पार्टिसिपेशन था उसको प्राथमिकता दी। प्रॉब्लम्स उस समय पे बहुत सारी थी, एजुकेशन, हेल्थ, एम्पावरमेंट रिलेटेड इश्यूज, सोशल फैब्रिक, ये सारी वहां पर समस्याएं थी। लेकिन रवांडा ने सबसे पहला काम जो किया, समस्या को पहचानने का और समझने का। जब समस्या को पहचान लिया जाता है और समझ लिया जाता है तो उसके हल के तरफ हम आगे निकल जाते हैं। बट जब समस्या ही ना पहचानी जाए तो फिर उसके हल की बात नहीं हो सकती। तो उन्होंने अपने पॉलिसी फ्रेमवर्क में जेंडर इक्वालिटी को और जेंडर के रोल को राष्ट्रीय प्राथमिकता, नेशनल प्रायोरिटी बनाया, जिसके लिए उन्होंने एक नेशनल जेंडर पॉलिसी और नेशनल जेंडर मशीनरी जैसे संस्थानों का, नीतियों का निर्माण किया और ये इंश्योर किया कि ये जो नेशनल जेंडर पॉलिसी है और नेशनल जेंडर मशीनरी है वो इस बात का ध्यान रखे कि जितना भी बजट बन रहा है नेशनल लेवल पर और लोकल लेवल पर, उसमें लैंगिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जाए। और लैंगिक दृष्टिकोण को कैसे ध्यान में रखा जाए? जिसमें कि जो लिंग कमजोर है उसकी आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाए। तो सबसे पहले तो उन्होंने अपने फ्रेमवर्क में, जो नीतिगत फ्रेमवर्क है, उसमें जेंडर के रोल को, लिंग की भूमिका को समझा और उस आधार पर अपनी नीतियों का निर्माण किया। दूसरा पॉइंट जहां पर हम बात करते हैं वो है कैपेसिटी बिल्डिंग का। कैपेसिटी बिल्डिंग को हम कहेंगे हिंदी में क्षमता निर्माण। तो जो रवांडा की सरकार थी और जो वहां के संस्थान थे, उन्होंने महिलाओं की क्षमता के निर्माण पर बजट आवंटन किया, जिसमें कि उनके एजुकेशन, उनके ट्रेनिंग का बहुत ध्यान रखा और उनके इस ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोग्राम से कुछ आउटकम्स निकलकर सामने आए, जिसकी हम बात कुछ समय में करेंगे। तीसरा पॉइंट, जेंडर मेन स्ट्रीमिंग पर इन्होंने काम किया।
जेंडर मेन स्ट्रीमिंग का मतलब आप सभी जानते हैं, मुझे हम लोग बार बार इसकी चर्चा भी करते आ रहे हैं। अगर कोई हमारे रिस्पोंडेंट्स है, हमारे पार्टिसिपेंट्स है, वो बता सकते हैं जेंडर मेन स्ट्रीमिंग क्या होता है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है जब हम लैंगिक अर्थशास्त्र या संपूर्ण लैंगिक अध्ययन की बात करते हैं। जेंडर मेन स्ट्रीमिंग यानी लैंगिक मुख्य धाराकरण। बताएं प्लीज, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड एम आई ऑडिबल? जी सर, ऐसे नीति यस निर्माण सर। करना जिससे कि महिलाओं को मुख्य धारा में लाया जा सके। ऐसी नीतियां जिससे महिलाओं को मुख्य धारा में लाया जा सके। थैंक यू सो मच सर। तो रवांडा में क्या किया गया, जेंडर मेन स्ट्रीमिंग पर ध्यान दिया गया। और ये जेंडर मेन स्ट्रीमिंग के ये जो मैंने सबसे शुरुआत में आपको स्लाइड दिखाई थी, ये जो तीन पॉलिसीज थी, ये जो तीन कदम थे जेंडर बजटिंग को इंप्लीमेंट करने के, उसका आउटकम ये रहा। वुमेन का पार्टिसिपेशन पार्लियामेंट में बढ़ा और ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में रवांडा का परफॉर्मेंस एक्सपोनेंशियल रहा, अद्वितीय रहा, और वो टॉप देशों में शुमार हुआ जहां पर कि लैंगिक अंतराल बहुत कम है। उसके बाद में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात आ जाती है। इंप्लीमेंटेशन पॉलिसी के बाद में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में उन्होंने ध्यान दिया एजुकेशन के ऊपर। वहां पर महिलाओं के GER को बढ़ाया गया। अब देखिए यहां पर जो है हम एक अंतर देखते हैं। GER यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, सकल नामांकन अनुपात, एक चीज है। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं। अब पॉलिसी फ्रेमिंग में यहां पर एक विशेष चीज ध्यान दी जो हमारे यहां पे अक्सर छोड़ दी जाती है, और हम लोग जो पढ़ा रहे हैं उसमें भी ये चीज कहीं ना कहीं मिसिंग है। हम लोग ये देखते हैं ओवरऑल भी, और अगर सेग्रीगेट करके देखें महिला और पुरुष दोनों को भी, तो हम लोग ये देखते हैं कि हमारा फोकस बहुत ज्यादा एनरोलमेंट को बढ़ाने के ऊपर है। अभी जैसे हमारा जो बजट आया, उस बजट में स्टेम की बात की। आप लोग स्टेम के बारे में जानते हो? स्टेम, STEM। ये कहा गया बजट में कि स्टेम में एनरोलमेंट 28% से बढ़कर 43% हो गया, 43%। हाँ जी जी। स्टेम का मतलब है साइंस टेक्नोलॉजी। हाँ जी जी जी। साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सर। साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में यहां पर 28% से एनरोलमेंट बढ़कर महिलाओं का, फीमेल्स का 43% हो गया। ये तो एनरोलमेंट की बात हुई, पर रवांडा में एक चीज दूसरी बहुत ध्यान दिया गया। और वो क्या ध्यान दिया गया कि केवल यहां पर अंतर आपको नजर आएगा इस केस स्टडी में, उन्होंने केवल एनरोलमेंट के ऊपर बात नहीं की। उन्होंने जो दूसरा कदम उठाया, वो कदम क्या हुआ कि एनरोलमेंट तो बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ में रिटेंशन रेट भी बरकरार रहे। और ड्रॉप आउट रेशो का मतलब जो स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशन छोड़ने का जो अनुपात है वो कम से कम हो। तो उन्होंने स्पेशल पॉलिसीज बनाई कि महिलाओं को, स्त्रियों को स्कूल छोड़कर जाना न पड़े, क्योंकि ये उन्होंने प्रायोरिटी पे, प्राथमिकता पे काम रखा था। यहां पर ये बात हमें ध्यान रखनी है। वो बात क्या है कि केवल GER बढ़ाना काफी नहीं है। GER बढ़ाने के साथ में रिटेंशन रेट, मतलब ऐसे विद्यार्थी जो स्कूल, कॉलेज, पढ़ाई छोड़ के न जाए,
उनको बरकरार रखना भी जरूरी है। और ड्रॉप आउट रेशो, ऐसे लोगों की, ऐसे विद्यार्थियों की संख्या कम से कम करना जो कि स्कूल कॉलेज छोड़कर जा रहे हैं। तो इस तीसरी चीज क्या की, इंडिया और वहां में जो अन्य देशों में एक अंतर हम पॉलिसी लेवल पर ये देख रहे हैं कि केवल जीईआर बढ़ाना नहीं टारगेट है, केवल रिटेन करना भी टारगेट नहीं है। जीईआर बढ़ाने के साथ और रिटेंशन बढ़ाने के साथ में उनको एम्पावरमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करना, उनके लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की फैसिलिटीज को भी प्रोवाइड करना और प्रदान करना, और उसके बाद में उसका विश्लेषण करना कि क्या ये नीतियां कामयाब हुई है या नहीं हुई है। मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा मध्य प्रदेश, मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा मध्य प्रदेश में एक स्कीम चलती है जिसके तहत विद्यार्थियों को ट्रेनिंग दी जाती है। पिछले 3 सालों से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चला जा रहा है स्किल डेवलपमेंट का। उसमें जो हमारी एक प्रशासनिक एकेडमी है उसके माध्यम से बच्चों को मोबाइल पर ट्रेनिंग दी जाती है। अब वो ट्रेनिंग दी जाती है, टीचर्स कर रहे हैं, कोशिश करते हैं कि बच्चे ट्रेन हो, लेकिन बच्चों ने एक तरीका ढूंढ लिया उसमें, वीडियो चालू करना बंद कर देना, और वो जो स्टेटस दिखाता है वो 100% दिखा देता है। आपने वीडियो ऑन किया, ऑफ किया, स्टेटस हो गया 100%। फिर उसके बाद में लास्ट में 4-5 मॉड्यूल करने होते हैं, हर मॉड्यूल के टेस्ट होते हैं, और वो टेस्ट में क्या होता है कि बच्चे मोबाइल से देख देख के टेस्ट आंसर दे देते। लेकिन इस टेस्ट शुरू करने से और टेस्ट खत्म करने के बीच में क्या हुआ ये नहीं पता है। तो इससे क्या होता है कि रिटेंशन रेट, तो ये एक एग्जांपल मैंने दिया प्रैक्टिकल कि एनरोलमेंट तो है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में, लेकिन क्या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक्चुअल बेनिफिट मिल पा रहा है, क्या वो लर्न कर रहे हैं? तो यहां पे जो है ना समस्या आ रही है, और ये गैप हमें पहचानने की जरूरत है। तो जो रेवेंडा है उस समय उन्होंने जो नीतियां बनाई उसमें जीईआर, रिटेंशन रेट और उसी के साथ साथ में उसका एनालिसिस, इंपैक्ट एनालिसिस, इन तीनों के ऊपर बहुत ध्यान दिया, और जिसके चलते वहां पे जो फीमेल्स थी उनमें स्किल डेवलपमेंट हुआ, उनका एजुकेशन बेहतर स्थिति हुई। इसी के साथ साथ में उन्होंने हेल्थ केयर में काम किया, एसेंशियल हेल्थ केयर सिस्टम, हेल्थ केयर सर्विसेज महिलाओं के लिए बढ़ाई। टारगेट किया गया कि मैटरनल और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट्स है इनको कम करना है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को घटाना है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को घटाना है। तो इसके लिए केवल हॉस्पिटल्स खोलना ही उन्होंने काफी नहीं समझा, इसी के साथ साथ में उन्होंने हेल्थ केयर वर्कर्स को ट्रेनिंग देना भी शुरू किया, और हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ साथ में अदर फीमेल्स को भी ट्रेनिंग देना भी शुरू किया कि, और साथ ही साथ में जेंडर बेस्ड वायलेंस को काउंटर करने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स और लीगल रिफॉर्म्स भी किए। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि पॉलिसी लेवल पर जब एप्लीकेशन की बात आती है तो हमें इंपैक्ट एनालिसिस को देखना बड़ा जरूरी है, और ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि जो नीति बनाई गई है उस नीति में केवल आंकड़े बढ़े हुए ना दिखे, बल्कि उन नीतियों का फायदा प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट फॉर्म में हमको मिले। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, इसके ऊपर वहां पर बहुत काम किया गया, लेबर मार्केट में रिफॉर्म्स किए गए, वुमेन को टारगेट करते हुए कोऑपरेटिव्स डेवलप किए गए। बार बार हम एक चीज की बात कर रहे हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे उन्होंने बहुत काम किया वुमेन के, और
केवल बार बार ये बात कर रहे हैं एनरोलमेंट रेशो बढ़ाना नहीं, बल्कि एक्चुअल बेनिफिट उस ट्रेनिंग प्रोग्राम का, उस एजुकेशन प्रोग्राम का, इसके ऊपर ध्यान दिया गया। वहां पे माइक्रो फाइनेंस की स्कीम्स लॉन्च की गई और वहां की माइक्रो फाइनेंस स्कीम्स की वजह से बहुत सारी वुमेन को, जब उन्होंने ट्रेनिंग की, उन्हें उन माइक्रो फाइनेंस स्कीम्स से छोटे छोटे लोन मिले और वहां की महिलाओं ने अपने उद्यम को स्थापित किया। तो ये जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बातें हुई। अब पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना, पॉलिसी नीति निर्धारण हो गया, उसको प्रैक्टिकली कैसे व्यवहारिक रूप से कैसे लागू करना है इसकी बात कर दी। अल्टीमेटली है आउटकम मिलना। तो आउटकम की अगर बात करें तो देयर वाज अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन एजुकेटेड वुमेन इन रवांडा। बहुत ही नोटिस वर्दी इंप्रूवमेंट हुआ रवांडा में वुमेन के एजुकेशन में, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ एनरोलमेंट बट इन टर्म्स ऑफ स्किल्स एज वेल। ऑन द अदर हैंड, जो लोकल लेवल पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए गए हेल्थ केयर को लेके, उसने भी रवांडा में एक बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मक परिवर्तन लाया और वहां पर वुमेन की हेल्थ बेहतर हुई। साथ ही साथ में वहां पर बहुत सारे जो वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम्स चलाए गए, जिसकी वजह से रवांडा में बहुत सिग्निफिकेंटली पॉवर्टी, जो गरीबी थी महिलाओं की, वो कम हुई और उस देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी बढ़ी। तो ये कुछ जो पॉइंट्स थे रवांडा के बारे में हमने बात की। वापस से मैं आपको ये 2 स्लाइड दिखाना चाहूंगा। रवांडा में वुमेन पार्टिसिपेशन इन पार्लियामेंट की, एक तीसरी दुनिया का देश, और जेंडर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में रवांडा की रैंक, जिसमें वो दुनिया के सबसे टॉप रेटेड कंट्रीज के बीच में शामिल हुआ। अब नाउ इट कम्स टू चैलेंजेस। ऐसा नहीं है कि रवांडा में सब कुछ अच्छा, रवांडा अभी भी एक गरीब देश है। रवांडा में जेंडर रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन भारत जैसे देश को रवांडा से कुछ सीख जरूर लेनी चाहिए कि किस तरह से हम अपने यहां पे वुमेन एम्पावरमेंट कर सकते हैं, किस तरह से हमारे प्रोग्राम्स को और ज्यादा एंगेजिंग और ज्यादा लाभप्रद या बेनिफिटिंग बना सकते हैं। ये रवांडा का केस था। ऐसे ही अर्ली 2000s में स्वीडन ने भी अपने यहां पर जेंडर बजटिंग प्रारंभ की। अब जेंडर बजटिंग में उन्होंने जो सबसे पहला पॉइंट लिया, वो लिया लैंगिक प्रभाव मूल्यांकन, जेंडर इंपैक्ट असेसमेंट। स्वीडन ने एक बहुत अच्छी चीज की, वो ये की कि उन्होंने असेसमेंट की बात ज्यादा की, केवल पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाने की नहीं, असेसमेंट की कि जो भी नीतियां बन रही है, बजट में जो भी एलोकेशन हो रहा है, क्या वो महिलाओं को और अन्य लिंग, डेवलप कंट्रीज है, वो एक डेवलप कंट्री है और काफी प्रोग्रेसिव कंट्री है, एलजीबीटीक्यू को भी वहां पर बहुत हद तक आइडेंटिफिकेशन मिलता है। तो उन्होंने देखा कि विभिन्न विभिन्न लिंगों पर हमारी जो नीतियां हैं, जो बजट एलोकेशन है, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कोई पॉलिसी डेवलप हुई और उसका कोई दुष्प्रभाव भी हो गया। तो स्वीडन
जो है वो जेंडर इम्पैक्ट का असेसमेंट करता है, जो उन्होंने सबसे बड़ा इनिशिएटिव लिया है। दूसरी बात, उन्होंने जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग टूल्स बनाए हैं। लैंगिक उत्तरदायी यंत्र की उन्होंने बात की है। अलग अलग एजेंसीज उन्होंने डेवलप की है, जैसे जेंडर इक्वालिटी एजेंसी। ये लोकल, स्टेट, लोकल और नेशनल लेवल पर गवर्नमेंट से उनको एडवाइस करती है। जेंडर इक्वालिटी एजेंसी ये लोकल और नेशनल लेवल की गवर्नमेंट्स को एडवाइस करती है कि आप किस तरह से अपने वर्क एटमॉस्फेयर में और अपने ऑब्जेक्टिव्स में जेंडर इक्वालिटी को इनहेरिट कर सकते हैं। जेंडर बजट एलोकेशन है वो किस तरह से कर सकते हैं। म्युनिसिपैलिटीज में किस तरह से जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग का अभ्यास कर सकते हैं। तो हर एक लेवल पर ये एजेंसी है, ये भी एक भारत के लिए सीखने समझने का एक बिंदु है कि इस तरह से भारत भी कोई एजेंसी, एक डेडिकेटेड एजेंसी डेवलप कर सकता है जो हर लोकल, स्टेट और नेशनल लेवल पर जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग का अभ्यास कैसे करना है व्यवहारिक तौर पर, इसको रिकमेंड कर सकती है। तीसरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने की, उन्होंने लैंगिक जो डेटा है उसका विसमूहन किया, जेंडर डिसएग्रीगेटेड डेटा। उन्होंने जेंडर वाइज डेटा कलेक्शन की टेक्निक शुरू की कि कोई पॉलिसी है, उस पॉलिसी का इंपैक्ट देखना है तो अलग अलग जेंडर पर उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, उसके लिए डेटा कलेक्शन। सोशल साइंस की, इकोनॉमिक्स की सबसे बड़ी जो दुविधा है और सबसे बड़ा जो लाभ है, उसमें हम बिना डेटा के कोई बात नहीं कर सकते। और ये डेटा कैसा होता है, ये डेटा लोगों से, नीतियों से जुड़ा होता है। तो जब तक अच्छा डेटा नहीं होगा तब तक ये इंपैक्ट एनालिसिस ठीक से नहीं हो पाएगा। तो यहां से हम ये भी सीख सकते हैं कि भारत स्वीडन से ये डेटा डिसएग्रीगेटेड, जेंडर डिसएग्रीगेटेड डेटा कलेक्शन की टेक्निक सीख सकता है। इससे पॉलिसी मेकर्स, जो नीति निर्धारक है, वो डिस्पैरिटीज, जो लैंगिक विविधता है और लैंगिक विषमताएं हैं, उनकी क्या प्रोग्रेस हो रही है और जो डिसीजन लिए गए हैं, जो फैसले लिए गए हैं नीति संबंधी, वे अलग अलग लिंग को किस तरह से प्रभावित करती हैं, इसकी बात की जा सकती है। भारत में अक्सर, मैं अभी एक किताब पढ़ रहा हूं विजय केलकर और अजय शाह जी की, द आर्ट एंड साइंस ऑफ पॉलिसी मेकिंग। उसमें वो लिखते हैं, भारत देश में इंडियन इकोनॉमिस्ट्स आर डॉक्टर्स विदाउट स्टेथोस्कोप। भारतीय अर्थशास्त्री चिकित्सक है जिनके पास में स्टेथोस्कोप नहीं है। अब वो इस स्टेथोस्कोप की क्या बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं डेटा की, कि भारत में जो डेटा है उसकी क्वालिटी बहुत ही खराब है, उनके वर्ड से। और वो एग्जाम्पल भी देते हैं। स्वीडन से डेटा कलेक्शन की, इस तरह के जेंडर रिस्पॉन्सिव जो डेटा कलेक्शन है, उनकी टेक्निक्स को हम सीख सकते हैं। हर चीज का भारतीयकरण
करने से कई बार बेहतर ये होता है कि दूसरे देशों में जो बहुत सी अच्छी चीजें हैं उसको हम अपनी जरूरतों के अनुरूप किस तरह से ढाल सकते हैं। तीसरा, उन्होंने स्टेक होल्डर एंगेजमेंट की बात की, जिसमें उन्होंने सिविल सोसाइटी, प्रेशर ग्रुप्स का महत्व समझा। भारत भी एक डेमोक्रेसी है, स्वीडन भी एक डेमोक्रेसी है, तो भारत को ये समझना चाहिए कि जो सिविल सोसाइटी की संस्थाएं हैं और उसी के साथ साथ में जो एडवोकेसी ग्रुप है, जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, उनकी बातों को भी सुना जाए सीरियसली और उनके ऊपर सोचा जाए, उनके ऊपर काम किया जाए। बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसीज है, वो अपने अपने एनालिसिस इस संबंध में देती रहती हैं। उन्हें डायरेक्टली रिजेक्ट करने से बेहतर ये है कि उनके महत्व को समझा जाए और अगर कहीं कमी है तो उसको दूर करने के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया जाए। क्योंकि जैसा कि हमने शुरुआत में ही बात की, जब रवांडा का हम उदाहरण देख रहे थे, अगर समस्याएं दूर करनी है तो सबसे पहले समस्याओं को समझना होगा। आउटकम क्या हुआ इन सारी नीतियों का जो मैंने बात की, जेंडर इंपैक्ट असेसमेंट, जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग टूल्स, जेंडर डिसएग्रीगेटेड डेटा कलेक्शन, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। तो यहां पर सबसे पहली, जो स्वीडन जैसे विकसित देश में, स्वीडन जैसे खुशहाल देश में, स्वीडन जैसे मानव विकास में अग्रणी देश में, स्वीडन को ये समझ में आया कि हमारे यहाँ पे, उनके देश में लैंगिक विविधता की ग्राउंड पर क्या स्थिति है। एक डेवलप देश अपनी कमियों को पहचानने की कोशिश कर रहा है। उन्हें पता चला कि जो संसाधनों का आवंटन है उसमें कहीं समस्या है। उन्होंने उस समस्या को पहचाना अपनी इन नीतियों की वजह से। पब्लिक पॉलिसीज में उन्होंने महिला एवं पुरुष के अलग अलग जरूरतों को समझने की कोशिश की। जब आप महिला और पुरुष की अलग अलग जरूरतों और समस्याओं को समझने की कोशिश करते हैं और उसके हल निकालने का प्रयास करते हैं, तो नीति अपने आप में बहुत ही समाहारी या इंक्लूसिव हो जाती है। ये स्वीडन ने किया। उन्होंने महिला एवं पुरुष की जरूरतों को, उनकी समस्याओं को, उनकी आकांक्षाओं को समझने की कोशिश की। जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग से एक और फायदा उन्हें हुआ कि जो तंत्र है उसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ी और जो जनता था उसका सरकार में जो तार्किक विश्वास है वो भी बढ़ा। तर्क के आधार पर संभावनाएं देखने लगी वहां की जनता अपनी सरकारों में। उनके लिए ये एनालिसिस, ये विश्लेषण करना भी थोड़ा आसान हो गया कि कौन सी सरकार जेंडर, लैंगिक समस्याओं को समझती है और उसके ऊपर काम करती है। चैलेंजेस अभी भी है, चुनौतियां अभी भी है, और वो चुनौतियां क्या है? वो चुनौतियां सबसे पहले तो ये है कि कुछ डेटा कलेक्शन लोगों से कलेक्ट किया जा रहा है, तो डेटा कलेक्शन की अपनी कुछ कमियां हो सकती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि गलत डेटा रिप्रेजेंट करके इस एम्पावरमेंट के प्रोग्राम को
हिंडर किया जा सकता है, उसमें रुकावट डाली जा सकती है। कई सरकारी एजेंसियां बहुत बाधा डालती हैं जेंडर रिसोर्स एलोकेशन में, लैंगिक संसाधन आवंटन में कुछ एजेंसीज बाधा डालती हैं। कुछ सरकारों का कमिटमेंट उतना नहीं होता है जितना कि वांछित है। तो ये कुछ छोटी छोटी चुनौतियां हैं, लेकिन स्वीडन ने, रवांडा ने जो काम किया है जेंडर के विकास में, लैंगिक विकास में, लैंगिक समायोजन में, उससे भारत को सीख लेनी चाहिए। तो इसी दो केस स्टडीज के साथ में भारत की स्थिति हमने बीच बीच में बात की, जितनी मैंने रिसर्च की उसके अनुसार। और यहाँ पर मैं अपना जो लेक्चर है, जो केस स्टडीज है, उनको ख़त्म करता हूँ। आई थिंक मैं थोड़ा बहुत कुछ आपकी एक्सपेक्टेशन के अनुरूप डिलीवर करने में समर्थ रहा हूँ। अगर आपके कोई प्रश्न हैं, कोई विचार हैं, तो आप उन्हें रख सकते हैं। थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चन प्लीज? मुझे रांची को कल जाना है। प्लीज, एनी क्वेश्चन? Am I audible? ओके, सो यहाँ पर हम लोग आज का ये दिन समाप्त करेंगे। अभी कुछ देर में मैं अगले जो सेशन है उसका शेड्यूल अपलोड कर दूंगा। और कुछ मुझे जो मैंने असाइनमेंट्स आपको दिए थे हमने, उसमें कुछ लोगों ने कमेंट में ही असाइनमेंट लिख के भेज दिया है, तो हमें वो कमेंट में असाइनमेंट नहीं चाहिए, उसकी पीडीएफ चाहिए। तो मैं उसमें डेट एक दिन की बढ़ाऊंगा, जिसकी 4 तारीख की डेट थी। आप पीडीएफ अपलोड कीजिए, जो भी, अगर आपने हैंड रिटन भी बनाया है तो हैंड रिटन भी, और अगर आपने पीडीएफ टाइपिंग मोड में बनाया है तो टाइपिंग में भी आपको पीडीएफ अपलोड करनी है। आपकी कुछ क्वेरी हो तो आप बोल सकते हैं, कुछ अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट हो, कुछ आप सजेस्ट करना चाहें। अंकित सर। जी मैम। हेलो। जी मैम। जी सर, मैं गवर्नमेंट कॉलेज गैरेटगंज से बात कर रही हूँ। मेरे असाइनमेंट एक्चुअली बन चुके हैं, हाँ। बट मैं उसको सबमिट करने में थोड़ा सा मतलब अनकंफर्ट फील कर रही हूँ, वो हो ही नहीं पा रहा है मुझसे। मैं आपने कब ट्राई किया था मैम? मैंने 3-4 बार किया। या आप एक बार मुझे प्रोसेस बता दीजिए, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग मैं कर दूंगी। जब आप असाइनमेंट के ऊपर जाएंगी ना, तो वहां पे सबमिट का एक ऑप्शन दिखेगा, ठीक है? उस सबमिट में जाके आप पीडीएफ अपलोड कर सकते हो, जैसे बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स ने अपलोड किया है, ठीक है? अच्छा जी हाँ, किया तो है सर, बट एक्चुअली मैं पहले सर मेल से मैं क्लास जी मेल से मैं गूगल क्लासरूम में जाऊं, गूगल क्लासरूम में जाने के बाद असाइनमेंट पर जाऊं, और असाइनमेंट पर जा रही हूं तो मार्क एज डन करके ऐसा कुछ ऑप्शन आ रहा है मेरे उसमें। नहीं, वो असल में क्या है, अभी लिंक हमने 4 तारीख डेट दी थी, तो 4 तारीख हम 4 तारीख की वो डेट निकल गई है, तो सबमिशंस बंद हो गए। नहीं सर, एक्चुअली मैंने उसके पहले भी कोशिश की थी, तो मेरे उसमें मार्क डन करके योर वर्क, और उससे फिर मैं क्लिक कर रही हूँ तो वो गूगल ड्राइव करके ऑप्शन ले रहा है, बट गूगल ड्राइव से जब मैं उसमें अपनी फाइल अपलोड कर रही हूँ पीडीएफ वाली, तो वो फाइल अपलोड नहीं हो पा रही है। और
शायद मेरा एक असाइंड ब्लैंक ही चला गया है, उसमें मैं इसी तरह से कोशिश कर रही थी तो पीडीएफ तो नहीं गया, शायद वो ब्लैंक चला गया है। चलिए ठीक है मैम, मैं चेक कर लेता हूँ, और जिन लोगों को समस्या है मैं उन लोगों के लिए एक यूट्यूब ट्यूटोरियल वीडियो भी जो है शेयर कर दूंगा, हाउ टू सबमिट असाइनमेंट्स इन गूगल क्लासरूम। ओके, और मैं आपका इशू में चेक कर लेता हूँ जी, थोड़ा सा समय दें मुझे जी। इसमें सर ऐड कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा चाहूँगा मैं भी इसमें। आप ना जैसे ही क्लासरूम में म्यूट हो गए सर आप। हेलो। हाँ हाँ जी। हाँ मैं ये ऐड कर रहा था इसमें कि जैसे आप गूगल क्लासरूम में जाएंगी तो उसके आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा क्लास वर्क का। तो उसमें आप जब अपने असाइनमेंट को टच करेंगी तो उसमें आपको एड वर्क का ऑप्शन मिलेगा मैम। तो उसमें आप फिर आपको वो हैंडेड इन एक डबल ऑप्शन देना पड़ेगा। अगर आप हैंडेड इन नहीं करेंगे तो वो आपका सबमिट नहीं हो पाता। तो वो उसमें क्लासरूम का वो क्लास वर्क का एक ऑप्शन होगा मैम, तो वो वहां से आप इजीली कर पाएंगे उसको। जी सर, थैंक यू सो मच सर। क्लास हाँ